तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई बार क्राइम के केसेस में अंधविश्वास, अंधभक्ति भी अपना रोल प्ले करती है और कई बार लगता है कि ये चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन जो गुनहगार होता है, एक तो उसके मन के अंदर एक वो होता है कि उसने एक जुर्म किया है, तो कहीं ना कहीं उस जुर्म को लेकर उसके अंदर आत्मग्लानि और बाकी चीज़ें तो होती हैं, पछतावा टाइप। और दूसरा, अगर उसके साथ उसी दौर में कुछ और चीज़ें होने लगे तो फिर उसे लगता है कहीं ना कहीं कि जो उसने पाप किया था ये उसी का असर है कि उसके साथ ये सब सारी घटनाएं घट रही हैं। और इस चक्कर में इस अंधविश्वास दो तरह से, एक अंधविश्वास बुरा है, कई बार कानून के लिए ऐसा ही अंधविश्वास अच्छा साबित हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही अच्छे अंधविश्वास की कहानी है। कहानी है एक भानुमति ठक्कर, 58 साल की महिला की। ये मुंबई के सियोन इलाके में रहा करती थी, वृंदावन सोसाइटी में, सेकंड फ्लोर पर। इनके हस्बैंड अमृतलाल ये सोने के कारोबारी थे, बिजनेसमैन, और ज़्यादातर दुबई में रहा करते थे। तो भानुमति और अमृता, इन दोनों का एक बेटा था जो पढ़ाई के सिलसिले में पुणे में था और वो पुणे में अपनी स्टडी कर रहा था। घर में एक मेड थी जिसका नाम था माया। वही घर में आकर सारा काम धाम करती थी और बाकी भानुमति अकेले रहा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 14 अक्टूबर 1997, 14 अक्टूबर 1997, माया सुबह घर आई। पिछले 2 दिनों से वो छुट्टी पर थी और उसने पहले से बता रखा था अपनी मालकिन को, भानुमति को। 2 दिन के बाद आई। उसने सुबह सुबह घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं। काफ़ी देर तक घंटी बजाई, खुला नहीं। कभी ऐसा होता नहीं है। फिर उसने घर के दरवाजे के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो दिखाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन अंदर से एक बदबू सी आ रही थी और उसे लगा कि ये घर के अंदर से कैसी बदबू सी आ रही है। फिर वो बाहर निकली, पड़ोसियों से पूछा कि मैडम को आपने देखा है? तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हमने काफ़ी देर हो गया उनको देखा नहीं है, बल्कि कल भी नहीं देखा था। तो फिर थोड़ी सी घबराहट हुई और शक हुआ। इसी के बाद फिर पड़ोसियों ने 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की टीम आई। माया और पड़ोसियों की निगरानी में दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर अजीब था। घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे और किचन के अंदर भानुमति की लाश लहूलुहान पड़ी थी, जिस्म पर अनगिनत चाकुओं के घाव थे और ऐसा लगता था कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गया इस कत्ल को। पुलिस लाश को अपने कस्टडी में लेती है और इसके बाद बाकी टीमें वहाँ पे अपनी छानबीन करती हैं, पड़ोसियों से पूछताछ होती है। अब ये 1997 की बात है। सीसीटीवी कैमरा उस वक्त इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं था और उस सोसाइटी में तो था ही नहीं। पुलिस आस पड़ोस तमाम लोगों से बात करती है। फिर पति को खबर की जाती है। पति दुबई से आते हैं, बेटा पुणे से आता है। तमाम इंक्वायरी होती है। माया से भी पूछताछ होती है। तो माया बताती है, मैं 2 दिन के लिए गई हुई थी। पुलिस हर तरह से जब जांच करती है, कहीं से कोई लीड नहीं मिलता, कोई क्लू नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता। इस दौरान में शुरुआती जांच में घर वालों ने जब देखा तो पाया कि घर से कुछ गोल्ड और कैश, जो अक्सर वहाँ उनकी अपनी तिजोरी में रखा होता, तो एक अंदाज़न करीब 2.5 लाख रुपए की चीज़ें गायब थी घर से। घर के जो सामान जिस तरीके से बिखरे हुए थे, तिजोरी खुली हुई थी, उससे पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि मामला चोरी का है और चोरी के दौरान विरोध करने पर भानुमति का कत्ल कर दिया गया। अब ये थ्योरी तो पूरी थी, लेकिन इसके आगे कोई सबूत, कोई लीड, कोई विटनेस, कोई कुछ नहीं था। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। धीरे धीरे वक्त बीता। 97 से 98 हो गया, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 1998 में पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि इस भानुमति मर्डर केस में उनके पास कोई लीड, कोई सुराग है नहीं और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए केस को बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने भी कहा ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा। 98, 99, 2013 आ गया। मतलब करीब 16 साल बीत गए। इन 16 सालों में भानुमति का कातिल हाथ नहीं आया, न कोई सुराग मिला। अब वो जो भानुमति के केस का फाइल, जो केस की फाइल थी, FIR, वो भी अब धूल फांक रही थी, कहीं कानूनी पन्नों में दबी हुई थी।
16 साल बीत गए, ना मालूम कितने पुलिस वाले आए उस थाने में, कितने चले गए। और अब तो भानुमति का किसी को केस याद भी नहीं था। तभी अगस्त 2013 की बात है, एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल जो मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 में पोस्टेड था, 2013 की बात है, वो रायगढ़ जाता है, उसके कोई रिश्तेदार रहते हैं। तो कांस्टेबल वहाँ जाता है, उसके बाद कुछ अपने लोगों से मिलता है, छुट्टी पर था। तभी एक शख्स इस कांस्टेबल के पास आता है और आने के बाद वो कहता है कि सालों पहले भानुमति ठक्कर नाम की एक औरत का मर्डर किया था तानाजी और सांभाजी ने। इन दोनों को अरेस्ट कर लो साहब, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं और मेरे गांव वाले बच जाएंगे। ये उसने उस कांस्टेबल को, जो क्राइम ब्रांच 4 में पोस्टेड था, एक शख्स जिसे आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का इन्फॉर्मर, वो आकर उस कांस्टेबल से कहता है कि सालों पहले एक भानुमति ठक्कर नाम की महिला का कत्ल हुआ था, इसे तानाजी और सांभाजी ने किया था और उसकी आत्मा भटक रही है, इसलिए आप उसको गिरफ्तार कर लो और फिर हमारा गांव भी बच जाएगा। अब सवाल ये है कि एक कत्ल हुआ और 2 कातिल को गिरफ्तार करने से गांव कैसे बच जाएगा और उसकी आत्मा भटक रही है, वो कैसे कह सकता है। उस कांस्टेबल ने सुना, वो भी हंसा, बोला तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसने बोला नहीं साहब, मैं सही कह रहा हूँ। खैर, वो कांस्टेबल वापस अपनी ड्यूटी पे आता है। ड्यूटी पे आने के बाद वो क्राइम ब्रांच के अपने सीनियर अफसर को ये कहानी बताता है। कहता साहब, एक बंदा मिला था जो मुझे ये कह रहा था कि एक 90 सालों पहले, साल तो बताई नहीं उसने, बट एक महिला जिसका कत्ल हुआ है और वो ये बात बता रहा है। तो अफसर सीनियर जो हैं वो थोड़े ज़्यादा जानकार थे कानून के और उन्हें लगा कि इस मामले को हल्के में लेना नहीं चाहिए। उन्होंने उस कांस्टेबल से कहा कि तुम जाओ वापस और उसकी और डिटेल निकालो। कांस्टेबल को भी लगा कि ये क्या, चलो अपना इलाका अभी घूम भी आएंगे। वो वापस आया, उसने कहा अब तो और डिटेल बता। तो उसने कहा साहब डिटेल तो पता नहीं मुझे ज़्यादा, लेकिन जिस औरत का कत्ल हुआ था उस भानुमति ठक्कर की एक मूर्ति मेरे गांव में लगी हुई है। अब कांस्टेबल को बड़ा अजीब कि कातिल जिसका कत्ल करता है उसी की मूर्ति गांव में क्यों लगा कर रखी है। तो उसने कहा कौन सा पुलिस स्टेशन, क्या ये मामला कुछ याद हो। अब ये जो बंदा था इसे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि कौन सा इलाका है, क्या है। उसने कहा नहीं, वो जहाँ पे ये रिपोर्ट लिखाई गई थी मुझे इतना पता है कि शायद वो पुलिस स्टेशन नया नया बना था, क्योंकि हमें पता चला था। तो इसने कहा तुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता। तब उस इन्फॉर्मर ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि असल में बात यह है कि एक रोज़ बरसों पहले तानाजी और सांभाजी, हम दोनों, वो दोनों और मैं, तीनों दोस्त थे। वो आया और उसने कहा कि एक घर में चोरी करने चलना है। तो पहले मैं तैयार हो गया, फिर शाम को उसने कहा कि चलो आज ही चलना है। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, मैंने कहा पता फंस जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, फिर जेल चला जाऊंगा, घर वालों को कौन देखेगा। तो मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं इस चोरी में शामिल नहीं होऊंगा, और मैं गया नहीं। पर उन दोनों ने मुझे बताया कि उन्होंने चोरी की, उनके पास पैसे भी थे और शायद उन्होंने कत्ल कर दिया। तो उसने कहा ये तुम्हें कैसे पता कत्ल कर दिया। उसने कहा कि बहुत ज़माने के बाद जब मैं गांव आया तो मुझे मिला उनमें से एक जिसका नाम है संभाजी, और उसने बताया कि तानाजी बहुत परेशान रहता है और पता नहीं उसको कुछ हो गया है। फिर उसने कहा कि जब मैं गांव आया अभी तो मैंने देखा कि एक मूर्ति लगी है। अब मैं उस लेडी को कभी आमने सामने तो देखा नहीं था, लेकिन उस मूर्ति की पूजा भी होती थी और उसके बाद अचानक गांव में अजीब तरह की बीमारी आने लगी, जानवर मरने लगे। उसमें मेरा भी एक जानवर मर गया, एक बच्चा मेरा बीमार है, बहुत सारे गांव के बच्चे बीमार होने लगे। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगा कि उसी महिला की ये आत्मा है जो हम सबको परेशान कर रही है। तो जब तक उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा ये चीज़ें होंगी, और मैं घबरा गया कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। इसलिए साहब मैंने आपको कहा कि वो एक भानुमति नाम की महिला है जिसका कत्ल हुआ है, उसके कातिलों को आप पकड़ लो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और जब ये सारी चीज़ें उसने बताई, कांस्टेबल ने फिर आकर अपने सीनियर अफसर को बताई। अब ये हुआ कि वो इलाका कौन सा था, तो पहले पता चला कि भानुमति ठक्कर कौन है। फिर साल ढूंढा गया, पता चला 1997। अब 6 महीने पहले इस इलाके में, जो सियोन का इलाका था, वहाँ एक केस दर्ज हुआ था।
मतलब अक्टूबर 1997 में मर्डर का। अब वहाँ पुलिस पहुँची तो वहाँ उस गोडाउन में तमाम पुराने फाइल, अब उन फाइलों में से भानुमति ठक्कर का फाइल ढूंढना था कि केस क्या था पता चले, उस केस का अपडेट, और बाकी किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि 1998 में ही क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल हो गई, तो उसके बाद किसी को उसका कोई मतलब नहीं था, ना FIR से ना क्लोज़र रिपोर्ट से। 20 दिन लगे उस पुलिस स्टेशन के गोडाउन में भानुमति की केस फाइल को ढूंढने में। बाकायदा एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी यही थी कि तू बस वहीं पड़ा रहे और उस केस फाइल को ढूंढ, ताकि हमें जानकारी मिले, क्योंकि उनके फैमिली वाले भी कोई नहीं अब थे वहाँ पर। 20 दिन के बाद आखिरकार फाइल मिली, भानुमति ठक्कर, पूरा एड्रेस मिला, सियोन वृंदावन सोसाइटी 2nd फ्लोर। अब पुलिस वहाँ पहुँची तो पड़ोसियों से पता चला कि हाँ 1997 में 14 अक्टूबर जो भानुमति हैं उनका कत्ल हुआ था। अब पुलिस को जब ये सारी चीज़ें मिली तो लगा कि सच है। अब उस इन्फॉर्मर में जिसने कांस्टेबल को बताया था, उस इन्फॉर्मर को ढूंढा गया और पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई कि अब जाओ, केस फाइल मिल गई, इस हिसाब से आप पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं। अब इसके बाद पुलिस बताए हुए जगह पर महाराष्ट्र में एक रायगढ़ है, वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचती है तो गाँव में सचमुच एक मूर्ति लगी हुई थी, एक महिला की मूर्ति। शक्ल बहुत नहीं मिलती थी भानुमति से, लेकिन मूर्ति थी। अब गांव में मंदिर है, भगवान की मूर्तियां हों, समझ में आता है। एक आम, या तो फिर कोई, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई क्रांतिकारी महिला हो, कोई और हो, तो जिनकी गांव में मूर्ति लगाते हैं लोग। लेकिन इस महिला के बारे में गांव में जब पूछा गया तो कोई जानता ही नहीं था कि ये कौन सी महिला है, किसने है। तो पता चला ये मूर्ति बनाई किसने, तो कहा गया कि तानाजी पवार, उसने ये मूर्ति बनवाई, और वो अक्सर यहाँ आता और पूजा भी करता है इस मूर्ति के सामने बैठकर। तो फिर पूछा गया कि आप लोगों ने पूछा तानाजी से कि आखिर मूर्ति किसकी है, ये कौन महिला है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, तानाजी से जब पूछा गया तो उसने बताया कि असल में एक महिला उसके सपने में आती है, और उस महिला का एक्सीडेंट मुंबई में हो गया था, सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, और बार बार वो मेरे सपने में आती थी। तो मैंने कहा मेरा पीछा छोड़ो, तो उसने कहा ठीक है, मेरी मूर्ति गाँव में बनाओ और उसकी पूजा करो, तो इसलिए मैंने बना दी। अब ये उसने गांव में कहानी सुना दी। अब ये सारी चीज़ें, मूर्ति भी मिली, अब नाम भी दोनों मिले, संभाजी और तानाजी। अब सवाल ये था कि ये दोनों गांव में थे नहीं, पुलिस ढूंढे कहाँ। किसी तरह से तानाजी का नंबर मिला, बल्कि पहले संभाजी का नंबर मिला। अब संभाजी का जो नंबर मिला वो मुंबई का नंबर मिल रहा था। अब मुंबई में उसको कैसे ढूंढा जाए, तो इसके बाद पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंचती है, और एक जो नंबर था उस नंबर पे कोई कॉल होता नहीं, बात होती नहीं। तो एक एड्रेस मिला मुंबई का, लेकिन पुलिस की टीम वहाँ गई तो उस एड्रेस पे भी ना तानाजी ना संभाजी। तो फिर एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो मोबाइल की है उसको पकड़ा गया, और उसके ज़रिए कोशिश की गई कि इसकी सारी डिटेल मिले। फिर एक रोज़ एक फ़ोन उठ गया, कई दिन इसमें लग गए थे, तो उससे कहा गया झूठ। तानाजी ने फ़ोन उठाया कि हम फलाने मोबाइल कंपनी से बोल रहे हैं, आपका एड्रेस वेरीफाई करना है। उसने अपना एड्रेस बता दिया। उस एड्रेस पे इसके बाद पुलिस की एक टीम पहुंची, तानाजी वहीं मिल गया। तानाजी को पुलिस ने उठाया, इसके बाद संभाजी को उठाया, दोनों को गिरफ्तार कर लाया गया। अब दोनों से पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तो तानाजी ने फिर पूरी कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसने अंधविश्वास में एक ऐसे कत्ल के केस को खोल दिया जो 16 साल तक पुलिस भी नहीं सुलझा पाई थी। तानाजी की वाइफ माया पवार भानुमति ठक्कर के घर पर मेड के तौर पर काम किया करती थी, और काफ़ी वक्त से काम कर रही थी। ये लोग रायगढ़ के रहने वाले थे। तो माया भी यहीं सियोन में काम कर रही थी, तानाजी भी वहीं अपनी छोटी मोटी नौकरी करता था। कई बार अपनी बीवी माया को लेने के लिए वो भानुमति के घर जाया करता था, और भानुमति से कई बार मुलाकात होती। भानुमति कई बार उसको पैसे से भी मदद करती थी, कभी कोई ज़रूरत होती वो मांग लेता, फिर कहता आप काट लेना। ये चलता रहा। अक्टूबर 1997 में, करीब 12 अक्टूबर की बात होगी, तानाजी फिर घर गया भानुमति के, और वहाँ अपनी बीवी को लेकर साथ चलने लगा। फिर उसने कहा कि वो भानुमति सामने थी, तो उसने कहा मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, आप 10,000 रुपये दे दीजिए तो मैं आपको 3 महीने में लौटा दूंगा।
लेकिन 10,000 की बात सुनकर भानुमति ने उसको झिड़क दिया और उसने कहा ये पैसे नहीं है। और उसकी बीवी वहीं खड़ी हुई थी, उसे लगा कि ये उसका कि एक तरह से इंसल्ट कर रही है, बेइज्जती कर रही है। ये बात उसको चुभ गई। वो अपनी बीवी को लेके वहाँ से निकला। शाम को अब वो संभाजी और अपने उस दोस्त के साथ जो पुलिस का इन्फॉर्मर है, ये तीनों बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने पीने के दौरान तानाजी ने कहा कि ऐसे से बेइज्जती हुई तो उसके घर में बहुत पैसे हैं और वो अकेली लेडी 58 साल उम्र है, हम आसानी से कई लाख रुपए वहाँ से चुरा सकते हैं। तीनों ने कहा ठीक है, तैयार है। अब रात को तीनों को जाना था, लेकिन रात होते होते जो तीसरा दोस्त था उसकी नीयत बदल गई, इरादा बदल गया। उसने कहा मैं ये जुर्म नहीं करूँगा, मैं चोरी वोरी नहीं करूँगा। तो उसने कहा ठीक है मत कर, हम दोनों जाते हैं। तो बाकी ये दोनों दोस्त वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने घंटी बजाई। अब उन्हें पता था कि भानुमति पहचानती है तानाजी को, भेद खुल जाएगा। इसलिए उसने चोरी से पहले चाकू से भानुमति के ऊपर हमला किया, अनगिनत वार किया और भानुमति की मौत हो गई। फिर घर में रखे हुए सारे पैसे जेवर दोनों ने उठाए और वहाँ से निकल दिए। अब इधर चूंकि भानुमति की मौत हो गई थी, माया की भी नौकरी चली गई। वो अपनी बीवी को लेकर रायगढ़ पहुँच गया और वहीं अपना कुछ काम धाम करने लगा। फिर कुछ साल के बाद जब मामला ठंडा, उसे लगा कि पुलिस उस तक तो पहुँची नहीं। पहले तो डर था तो इधर उधर भाग रहा था। फिर वो वापस मुंबई आता है और गोरेगांव में नौकरी करने लगता है। लेकिन इसी दौरान इस हादसे को जब करीब 10 साल हो गए, अचानक उसे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती तानाजी को। उसको नींद नहीं आती और वो लगातार कई कई रात जागता, कुछ मिनट के लिए सोता, फिर हड़बड़ा कर उठ जाता और सपने में हमेशा, मतलब जागते हुए भी, भानुमति ठक्कर उसके सपने में आती। और इस चक्कर में, इस डर से नींद एक तरह से गायब हो गई। उसने बहुत डॉक्टरों को दिखाया कि नींद नहीं आ रही है, नींद ना आने की वजह से सर दर्द हो रहा है और चिड़चिड़ा हो गया, पर कहीं सबने कहा कि कोई बीमारी नहीं है। और इसी तरीके से वो मतलब लंबा अरसा हो गया और वो बेचैन, सो नहीं पा रहा है। आखिर में गांव के एक तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मेरे एक ऐसे ऐसे लेडी, मैंने पहले ये काम किया और वो मुझे डराती है। मैं ज़रा सी आंख लगती है वही आ जाती है और मेरी आंख खुल जाती है, वो मुझे सोने नहीं दे रही है। तो उस तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम उस महिला की एक मूर्ति बनाओ और मूर्ति को अपने गांव में लगा दो, और उस मूर्ति को लगाने के बाद ये कुछ तुमको बता रहा हूँ जो तरीका, उस हिसाब से पूजा पाठ करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तानाजी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को अपने घर के पास गांव में खुली जगह पर लगवा दी और अब जाकर वो पूजा पाठ करने लगा। अब लोगों को अजीब लगा कि ये गांव में एक नई मूर्ति कहाँ से आ गई, कोई ऐसे नामचीन हस्ती या कोई और तो है नहीं, न कोई देवी देवता न भगवान, तो ये मूर्ति किसकी है। तो तानाजी से जब सवाल पूछा जाने लगा तब उसने कहा कि ये एक महिला है जो मुंबई में, जिनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो मेरे सपने में आ रही है और इस वजह से उसने मुझसे कहा था कि मेरी मूर्ति लगा लो तो तुम लोगों का कल्याण होगा और इस गांव का भी कल्याण होगा। लेकिन अब यहाँ दूसरे ही अंधविश्वास ये हो गए कि मूर्ति लगाने के महीने भर के बाद इस गांव में अजीब सी एक बीमारी शुरू हुई। पहले ये बीमारी, कई जानवर की मौत हो गई और ये अचानक हुआ। लोगों को लगा ये क्या हो रहा है। फिर बच्चे बीमार पड़ने लगे। अब तब भी लोगों का ध्यान नहीं किया कि इस मूर्ति से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी जो तीसरा दोस्त था तानाजी और संभाजी का, जिसने चोरी करने से मना कर दिया, वो भी इसी गांव का रहने वाला था। उसे पता चला कि उसका बच्चा बीमार है। वो गांव आया भागकर। जब गांव भाग कर आया तो उसे पता चला कि इससे पहले बहुत सारे जानवर मर गए, कई बच्चे और बीमार हैं, 1-2 बच्चों की मौत भी हो गई बीमारी की वजह से। तो वो घबरा गया। इस दौरान में वो तानाजी से मिला और उनसे ही मिला और वो मूर्ति की बात भी थी और तानाजी ने उससे शेयर किया था, यार मेरे सपने में वो आती है और नींद नहीं आ रही मुझे, तो मैंने मूर्ति बना दी है। लेकिन मूर्ति के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया। अब जाहिर सी ये बात है कि ये अंधविश्वास वाली ही चीज़ होगी, क्योंकि बीमारी किसी न किसी और वजह से होगी। लेकिन उस तीसरे दोस्त के मन में ये बात बैठ गई, ये सब कुछ जो हो रहा है ये भानुमति ठक्कर उस महिला की वजह से हो रहा है जिसका कत्ल इन दोनों ने किया था। उसने तानाजी से ये बात कही और वो अपने बच्चे का इलाज करने लगा। लेकिन वो डरा हुआ था। उसे ये था कि मैं शुरुआत में इनकी प्लानिंग में शामिल था, हालांकि मैंने कोई कुछ किया नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसमें जुर्म में बराबर का इनके शामिल हूँ, लेकिन क्या पता मेरे बच्चे पर इसका असर पड़ जाए। तभी एक दिन वैसे ही परेशान बैठा था कि वो एक कांस्टेबल क्राइम ब्रांच यूनिट 4 का उस इलाके में आया हुआ था अपने घर, और उसने तब उससे ये लाइन कही
कि सालों पहले भानुमति ठक्कर नाम की एक औरत का मर्डर किया था तानाजी और सांभाजी ने, इन दोनों को अरेस्ट कर लो साहब, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं और मेरे गांव वाले बच जाएंगे। ये उसने उस पुलिस अफसर से कहा, कांस्टेबल से, और फिर उसने अपने सीनियर अफसर से कहा और फिर सीनियर अफसर ने इस केस की तफ्तीश कराई। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें हुई, दोनों ने कन्फेस किया। 2013 सितंबर के महीने में तानाजी और सांभाजी, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस तरीके से एक केस जिसको 97 में मर्डर हुआ, 98 में पुलिस ने क्लोज कर दिया था। 16 साल के बाद, ये 15 साल अगर 98 से हम जोड़े, 15 साल के बाद वो केस यूं खुला कि जिसने कत्ल किया और जिसका कत्ल किया उसी की मूर्ति अपने गांव में लगाई, उसे नींद नहीं आई, फिर गांव में बीमारी आई और इस बीमारी के डर से उन्हीं में का उनका एक जो तीसरा हमराज था, उसने एक पुलिस वाले को ये कहानी सुना दी और इस तरीके से ये केस खुल गया। तो अगर यहाँ अंधविश्वास ना होता, वो मूर्ति ना होती, वो बीमारी ना फैलती, तो शायद वो जो तीसरा पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया, उसके जहन तक या दिल तक ये बात आती भी नहीं और शायद कभी वो अपनी ज़ुबान नहीं खोलता, क्योंकि वो दोनों उसके दोस्त थे। इस केस में चूँकि उसने सारी चीज़ें बताई और पुलिस के पास भी सबूत चाहिए था, इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि चोरी में मैं शामिल नहीं हुआ और इन लोगों ने ऑफ़र दिया था, तो पुलिस ने उसको ये राज छुपाने का मुजरिम नहीं माना, बल्कि उसको अपना एक तरह से गवाह बना लिया, वादा माफ़ गवाह। तो उसको वादा माफ़ गवाह बना लिया और इन दोनों को फिर जेल भेज दिया गया। तो ये थी कहानी जिसकी पहली सुलझाई सपने ने और अंधविश्वास ने। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज वैष्णवी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वैष्णवी। और विवेक कुमार ने भेजा है। आनव झा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आनव। और प्रशांत कुमार झा, उन्होंने भेजा है मधुबनी से। इसके अलावा हयात, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हयात। और ये मोहम्मद परवेज़ और हुमैरा, उनकी बिटियां हैं। माहिरा मारूफ अली ख़ान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माहिरा। और ये मारूफ ख़ान की बिटियां हैं, बल्कि इनका बर्थडे कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। साथ ही अनुराग अग्रवाल जी, इनका भी जन्मदिन है कल, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे अनुराग जी। और ये अमन अग्रवाल के पिता हैं। डॉक्टर अर्जुन लामा नेपाल से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा वत्सल देसाई, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। सुभाष पवार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। वकार आज़मी और राजा खान, इन्होंने एक 16 सेकंड का वीडियो भेजा है और कुवैत से भेजा है। और एक गलती थी जिस पे, लेकिन वो गलती कॉमेडी बन गई। क्राइम में वैसे कॉमेडी होती नहीं है कम। तो थैंक यू सो मच वकार साहब, और आपकी इस गलती की तरफ ध्यान दिलाने के लिए। अब मैं बिना शर्माए वो अपनी गलती भी बता देता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा वीडियो भेजा है। कल की जो कहानी थी कि बेड में लाश और लड़की को इधर उधर ढूंढा जा रहा था, तो एक जगह पे मुझे कहना था कि कत्ल घर के अंदर हुआ, और मैंने कहा घर कत्ल के अंदर हुआ, तो पूरा मतलब ही बदल गया। खैर, इंसान है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन थैंक यू सो मच ध्यान दिलाने के लिए। घर कत्ल के अंदर हुआ, ये अच्छी कॉमेडी हो गई। सद्दाम हुसैन, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा दीपक सांगुले, थैंक यू सो मच। अक्षय जेना, एक कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा शैलेंद्र पाटिल, कल इनसे मुलाकात भी हुई थी। ये पुणे से आए थे और इत्तेफाक से उस वक्त मैं ऑफिस में ही था, तो ऑफिस के बाहर मुलाकात हुई और अच्छा लगा। शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच, और आपसे टच में भी रहूँगा। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।